मुसलमान की होने जा रही है कॉन्फ्रेंस। ये बुनियादी तौर पे मिल बैठ के ये तय करेंगे किस तरह से इस मुल्क में बदअमनी फैलाई जाए। सारी जमातें इकट्ठे होकर इस हुकूमत से निजात का रास्ता तलाश करेंगी और अवाम को निजात दिलाएंगी। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के हवाले से जारी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। रिपोर्ट में जो हकाइक सामने आए हैं वो ना सिर्फ हैरान कुन हैं बल्कि लग रहा है कि परेशान कुन भी हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक 262 पायलट्स जिनके लाइसेंसेस को वज़ीर हवाबाजी ने जोशी खिताबत में पहले जाली करार दिया और फिर मशकूक कहा था, तहकीकात के मुताबिक 262 में से 180 पायलट्स के लाइसेंसेस को क्लियर करार दे दिया गया है। बाकी बचे 82 लाइसेंसेस। तो ज़राए के मुताबिक कमेटी ने 50 लाइसेंसेस जाली करार दिए हैं और इनकी मनसूखी का कहा है। 50 जाली लाइसेंसेस में से 28 पहले ही मनसूख हो चुके हैं और दीगर 22 के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। 82 में से बाकी रह गए 32 पायलट्स ये वो हैं जिन्होंने इम्तिहान में गड़बड़ की है मगर इनके लाइसेंसेस जाली नहीं हैं और कमेटी ने रिकमेंडेशन की है कि इनको 1 साल के लिए मुअत्तल किया जाए। अब इन तमाम हालात का डायरेक्ट असर पड़ा था पीआईए पर, क्योंकि पीआईए पर पाबंदियां लगी। यूरोप की अहम डेस्टिनेशंस पर पीआईए नहीं जा सकती। सबसे अहम और मसरूफ तरीन यूके की डेस्टिनेशन पर भी पीआईए बैन हो गई है। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि पीआईए क्रैश के बाद जिस एयरलाइन के 141 पायलट्स को मशकूक कहा गया था उसके सिर्फ 13 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली निकले हैं। ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस अंदाज में पीआईए पर मलबा डाला गया उससे ये तासुर मिला कि सारा इदारा ही मुजरिम है। नतीजा माली नुकसान और साख की बर्बादी सब पीआईए के हिस्से आई। और अब गैर मुल्की कंपनीज ने पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू कर दिया है ताकि मुसाफिर हवाई सफ़र कर सकें। और हमें नुकसान पर जो हमारी पहले से एयरलाइन नुकसान पर जो है वो चल रही थी, जिसके बिजनेस को कोरोना वबा से और नुकसान हुआ, उसे वजीर हवाबाजी की जल्दबाजी का खमियाजा भुगतना पड़ा है। यहाँ एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना ज़रूरी है कि एक भी जाली पायलट नहीं होना चाहिए। क्रेडेंशियल्स अप टू डेट और आलमी मयार के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि गंदी मछलियों को निकालने का जो तरीका अपनाया गया, क्या उसके असरात को मद्देनज़र रखा गया था? अहम सवाल है। मसले की हैंडलिंग पर खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, ज़रा वो सुन लेते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट किया वो बेहतर हो सकता था, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने पूरा इंस्ट्रक्ट किया। जब मुझे पता चला मैंने समझाया था कि इसको बड़ा केयरफुली, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसको जब मीडिया में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पब्लिक तो इंक्वायरी होनी है, लेकिन उसको एक ऐसे तरीके से करें कि वो उसका इतना बड़ा फॉल आउट नहीं आना था। लेकिन बदकिस्मती से हमने उस तरह प्रेजेंट नहीं किया, नहीं, वो हमारी गलती। क्या अब इंक्वायरी के बाद गैर जिम्मेदार लोगों को मामला खराब करने पर जिम्मेदार नहीं ठहराना जाना चाहिए? सजा और जजा पर यकीन रखने वाले नए पाकिस्तान के बानी प्राइम मिनिस्टर साहब अब भी इस मसले को नहीं देखेंगे? क्या देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये सवाल हो रहा है, या फिर दोस्तों की खुशी की खातिर पीआईए के गला घोंट कर गैर मुल्की कंपनीज को ही फ़ायदा दिया जाता रहेगा? ये आज का मौजू है। प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में हमने इसको डिस्कस करना है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। हमायूं अख्तर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। और मकसूद बिजरानी साहब वाइस प्रेसिडेंट पैल्पा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मकसूद बिजरानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। बिजरानी साहब, 262 में से 180 पायलट्स के लाइसेंसेस जो हैं उनको लेजिटिमेट करार दिया है और कहा गया ये जाली नहीं है, ये लाइसेंसेस फेक नहीं हैं, और उसमें से भी 13 जो हैं वो लाइसेंसेस पीआईए के जाली लाइसेंसेस जो हैं वो निकले हैं। अब रिपोर्ट जो है वो एविएशन डिवीज़न ने, एविएशन मिनिस्ट्री में कहा जा रहा है कि डिलिबरेटली जो है वो उसको नहीं रिलीज़ किया जा रहा क्योंकि उनको सुबकी हो रही है। इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिए प्लीज़। जी, लेकिन ये इतनी मालूमात तो मेरे पास नहीं कि इसको क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा, लेकिन आपने जहाँ तक ये 13 पायलट्स का जिक्र किया, इन 13 भी कंट्रोवर्शियल है, जिसमें से 6 पायलट जो है ना वो डिसीजन एज पेंडिंग बाय द ऑनरेबल कोर्ट, क्योंकि आज तक 1 या 2 के अलावा जिन्होंने खुद कन्फेस किया, बाकी किसी के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस प्रूव ही नहीं हुआ कोर्ट में। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो 13 का भी नंबर है ये 6-7 पे जा सकता है क्योंकि कोर्ट से उनको रिलीफ मिल सकता है। और आई बिलीव ये कैबिनेट की जो रिपोर्ट आई है उसके मिनट्स में भी लिखा है कि ये 6-7 जो है ये पेंडिंग है, कोर्ट के डिस्पोजल पे हैं इस वक्त।
जी जी, ये कोर्ट की वजह से पेंडिंग है और काफी केसेस जो है 1.5 साल से कोर्ट में केसेस चल रहे थे, क्योंकि आज तक एविएशन डिवीजन या सिविल एविएशन इनके खिलाफ कोई एविडेंस दे नहीं पाई। हालांकि सिविल एविएशन का अपना रूल ये कहता है कि 30 डेज के अंदर अंदर आपने इसको सम अप करना है, इंक्लूडिंग द डेट ऑफ शो कॉज नोटिस। अगर एविडेंस होता है तो फिर आप 1.5 साल तक क्यों लंबा खींचते हैं इस चीजों को? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हुमायूं अख्तर साहब की तरफ जाती हूँ। हुमायूं साहब, पहले तो जिस तरह ये किया गया वो बिल्कुल गलत था, कोई ये नहीं कह रहा कि इनको सज़ा नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह आके वज़ीर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके किया, फिर उसके बाद एआसा ने इसी को कोट करके वज़ीर साहब को कोट करके उन्होंने बार बार कहा कि जी हमें ये लाइसेंसेस मशकूक है, और कितनी पाकिस्तान की जान साई हुई, PIA ने कितना ज़्यादा सफ़र किया। उसके बाद अब ये बुरी तरह से जो ये क्लेम्स थे, जो ये रिपोर्ट वज़ीर साहब लेके आए थे, ये बुरी तरह से बाउंस की है। क्या आप इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहेंगे, और क्या वज़ीर साहब को रिज़ाइन करना चाहिए इस पर? I think we should call a spade. जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब से PIA वजूद में आई है, पहली दफा एक चीज की स्क्रूटनी की गई है, इतना इम्पोर्टेंट मैटर जो कि पायलट्स की लाइसेंसिंग होती है। और बिल्कुल मैं 100% प्राइम मिनिस्टर ने सही फरमाया कि इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था कि एयरलाइन को कम नुकसान पहुंचे, लेकिन एयरलाइन को नुकसान ज्यादा ये पहुंचेगा कि उसके पायलट्स क्वालिफाइड नहीं हैं, कि वजीर ने सही तरीकाकार नहीं अपनाया। दूसरा, आप इधर ये सारा कुछ मलबा अब PIA की जो खामियां हैं वो इस एक वजीर की प्रेजेंटेशन में न डाल दें। हमें बहुत पहले का पता है कि PIA जो है उसमें क्या क्या मसाइल हैं, और मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें गुजर चुकी हैं जो उन मसाइल को हल किसी सूरत में नहीं कर सकी। आपने दूसरी एयरलाइंस का कहा, ये फ्री स्काई पॉलिसी जो है ये हमारी लाई हुई नहीं थी, ये 90 की दहाई की पॉलिसी है फ्री स्काई, जिसके तहत बाकी एयरलाइंस आई। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि कंपटीशन हो, चाहिए ये था कि PIA अपना एक्ट सीधा करता और इन एयरलाइन से कम्पीट करता, जो कि नहीं हुआ। जी सर, इसमें दो चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो रही हैं। तो जो आपने एयरलाइन पॉलिसी की बात की, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। मैं बात कर रही हूँ कि हमारी एयरलाइन बैन हो गई और आगे से उन डेस्टिनेशंस पे आगे यूरोप में ले जाने के लिए। जी सर गुजारिश सुनिए, सर गुजारिश सुन लीजिए ना सर, आप गुजारिश सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनने बैठी हैं कि अपनी सुनाने बैठी हैं? जी सर, अगर आप गलत कोट कर रही हैं, तो मेरा फर्ज है आपको बताना। आप गलत बोल रही हैं सर, मैंने कहा आप गलत कोट कर रहे हैं। बात की एयरलाइंस अब आनी शुरू हो गई हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पॉलिसी 1990 की है। अच्छा सर, अब जरा अगर आप सुन लीजिए थोड़ा सा, हमारे साथ प्लीज हौसला रखें। मैंने ये कहा है नहीं, आप मतलब आप दूसरे की बात सुनते नहीं, अपनी सुनाती रहती हैं। नहीं हमारे साहब हमारे साहब आप मिस कोट कर रहे हैं, आप निकलवा के दोबारा देख लीजिए। आप मिस कोट कर रहे हैं। आई विल नॉट गो इनटू दैट सर, मैं ये बात नहीं कर रही। आप जो बात अगर आप सुन रहे हैं तो मैं इजाजत दे तो मैं बोल लूं सर, मैं बोल लूं। हुमायूं साहब मैं बोल लूं, हुमायूं साहब मैं बोल लूं, हुमायूं साहब मैं बोल लूं, आपको दोबारा निकलवा के उसकी क्लिप दिखवा देती हूं। बोलने के लिए बुलाया, नहीं आप नहीं मैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए और आपकी तकरीर सुनने के लिए तो नहीं बैठी ना सर। आप गलत कोट कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। तकरीर नहीं सुननी तो मुझे इजाजत दी। सर आप कोट गलत कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। आपके पास अगर इसका जवाब नहीं है, हुमायूं साहब इस वक्त वर्जिन एटलांटिक और ब्रिटिश एयरवेज की बात हो रही है, जो आगे से हमारे पैसेंजर्स लेके जाए। ओहो जो हमारे पैसेंजर वो जब ओहो सर, कोई नहीं कह रहा कि ये एयरलाइंस ना आए। हम ये बात कर रहे हैं कि जहां हमारी एयरलाइंस को बैन करके ये आगे से पैसेंजर्स लेके जाएंगे, क्योंकि PIA बैन हुई है, हम उस पे बात कर रहे हैं। आप सुन तो ले सर, ये बैन इसलिए हुई है कि उसके पायलट्स के पास लाइसेंस। जी सर ठीक है। आपको इसका मतलब कि आप समझते हैं कि तरीकाकार बिल्कुल ठीक था। रिपोर्ट बाउंस की है 180 में से 180 में से 262 में से 180 की जो है वो लाइसेंसेस लेजिटिमेट है, क्रेडिबल है। इसमें कोई आपको आप नहीं समझते कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है? Don't put words in my mouth. I'm asking you. Otherwise, I will not come in your show. No, sir, I'm asking you. मैंने ये कहा है कि तरीकाकार गलत था। तो आप फिर ये पिछली हुकूमतों पे डाल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर बाउंस की है, चले ठीक है, हमारी हुकूमत का गलत था। जी ठीक है सर, चलें ठीक है। मैं जरा जुबैर साहब की तरफ चलती हूँ। मोहम्मद जुबैर साहब, 30 बिलियन जैसे ही ये बैन आया तो 30 बिलियन का जो है वो लॉस हुआ
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को, उसके बाद मजीद जो है वो लॉसेस जो है वो होता रहा, उसके बाद ये रिपोर्ट बुरी तरह बाउंस कर गई है। क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और क्या आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे, क्योंकि झूठ बोला है वजीर साहब ने, इसमें गलत बयानी की है, आप कोई प्रिविलेज मोशन लाना चाह रहे हैं या लाएंगे? मारिया, एक तो आपने, मैं मुबारकबाद दूंगा, आज के दिन आपने ये टॉपिक पर डिस्कशन करना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सब लोग वो एपीसी में लगे हो, उसकी अहमियत है, लेकिन ये मेरा ख्याल है बहुत ही ज़ुबैर साहब अगली दफा ना सर माजरत के साथ सेकंड हाफ में हमने एपीसी डिस्कस करनी है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये मुल्क की जागिनसाई नहीं हुई और इससे ज्यादा हम एपीसी डिस्कस कर लें तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछ के सर कर लूंगी कि क्या डिस्कस करें, जैसे आप कहते हैं सर। मैंने तो ये कहा कि आपको तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, मेरे से डिस्कस कर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपने इस मौजू पर बात की, बिकॉज कई दफा इतने अहमियत के मौजू जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं for whatever reason, so all credit to you. जहाँ तक ताल्लुक है, आपने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पर इवन प्राइम मिनिस्टर ने इस सिलसिले में तकरीर की और प्राइम मिनिस्टर ने अपने मिनिस्टर को सपोर्ट किया था। सो व्हाट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर? अब प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे थे और सबसे बड़ी बात कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़े कन्वीनियंटली बैक डाउन कर दिया कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये उस दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे, जिस दिन मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे, उस दिन मैंने ये कहा था, देखिए बात ये है, दो एस्पेक्ट्स होते हैं और ये हुकूमत को, फिर मैं ये कहूँगा हुमायूं अख्तर साहब को कि भाई डिसीजन मेकिंग चीज होती है, आप कहाँ से पिछली हुकूमत में चले जाते हैं, वो एक अलग मौजू होता है। बात ये हो रही है कि जब मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि वो पार्लियामेंट में आके ये बताएंगे, तो क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये ब्रीफ किया कि ये जब मैं बताऊंगा तो इसकी ये डाउन साइड है, ये रिस्क भी इन्वॉल्व है कि हमारी यूरोप में शायद बैन हो जाए या ये की लैंडिंग, अमेरिका में हमारा नुकसान हो जाए, हमारे पायलट जो दूसरी एयरलाइंस में काम कर रहे हैं वो सफर करें। देखिए यही तो डिसीजन मेकिंग होती है, आप फैसला करते हैं। और अगर मिनिस्टर मौसूफ ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर ये एक्सरसाइज की थी तो मैं फिर भी उनकी तारीफ करूंगा, हालांकि उनकी फैक्ट गलत, लेकिन कम से कम हमें पता चले कि ये हुकूमत कोई फैसला साजी करती है, कोई देखभाल की करती है और उसमें तमाम एस्पेक्ट्स को देख के करती है। अभी मैंने आपको बात बताई है कि 5 मिनट की बात ना, उनको 1 घंटा उनको लेना चाहिए था अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। प्राइम मिनिस्टर ने जब अपने मिनिस्टर को सपोर्ट किया तो उनकी क्या लॉजिक? कोई और मुल्क होता ना मारिया, ये इन्वेस्टिगेशन होती कि आपने किस बेसिस पर ये फैसला किया, इसलिए क्या था मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्यों किया था। ये हर चीज में वही करते, चाहे वो शुगर क्राइसिस है, बात हो रही होती है चीनी की कीमत बढ़ने की, बात हो रही होती है गंदम ना मिलने की, ये पहुंच जाते हैं कि ये एक माफिया है, एक बड़ा मसला है, हम इसको पूरा रिजॉल्व करने जा रहे हैं। क्रैश हुआ था पीआईए का, उसकी तहकीकात के बारे में बताना था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी थी जी, इन्होंने उधर से हटा के। ठीक है, लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि आप क्या प्रिविलेज मोशन चलें, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं, बट फॉर स्टार्टर्स वजीर मौसूफ के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का कोई इरादा है? वजीर मौसूफ के खिलाफ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है। वजीर मौसूफ उनको रिपोर्ट करते हैं ना, अल्टीमेट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की है। प्राइम मिनिस्टर की सोच समझ है ही नहीं। आई एम सॉरी टू से, ये दिस इज नॉट द ओनली इंसिडेंट, आपको पता है हर हफ्ते जी कोई नई चीज आ रही है। बिल्कुल, मैं जरा मिनिस्टर हैज नो अंडरस्टैंडिंग हाउ द डिसीजन मेकिंग इज डन, बिकॉज़ मैं जरा शर्मिला, बिल्कुल ठीक है, मैं जरा शर्मिला साहिबा से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। शर्मिला साहिबा, ये पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंडोर्स किया कि बिल्कुल जो है वो उनको कवर किया वजीर साहब को, उसके बाद ये एक इंटरव्यू में मच लेटर इट वाज एन आफ्टर थॉट और शुड बी से यू टर्न। आप क्या समझती हैं इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे? आपकी पार्टी क्या करेगी? आपकी पार्टी कोई लाएअमल रखती है इस पूरे एपिसोड पे? जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, इसी किस्म की नाअहली, गैर जिम्मेदारी और अफसोसनाक वाक़यात और मामलात के ऊपर ही तमाम अपोजिशन जो है कल वो एपीसी बुला रही है, क्योंकि इस हुकूमत की नाअहली और गैर जिम्मेदाराना हरकतें सिर्फ इस पीआईए डिबैकल के ऊपर नज़र नहीं आती हैं। आप कोई भी महकमा उठा के देख लें, आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, आप खारजा पॉलिसी उठा के देख लें, आप माशी पॉलिसी उठा के देख लें, हर जगह आपको इनका एक फेलियर नजर आएगा। इनकॉम्पिटेंस और फिर हट धर्मी और फिर एक अना का मसला।
اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن مجبور ہو گئی ہے اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر متفق ہو کے کل ایک لائے عمل طے کرنے جا رہی ہے EVC میں کہ آخر ان کا کرنا کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے اگر وزیر اعظم صاحب کو چلیں اب یہ خیال آ گیا کہ جی اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے تھا اور اس طریقے سے فلور آف دا ہاؤس پبلک کے سامنے میڈیا کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, بیکاز ایک بہت سینسٹیو معاملہ. سینسٹیو کیوں تھا ماریا؟ کیونکہ آپ کی ایک نیشنل ایئر لائن کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. آپ کے پائلٹس باہر کی ایئر لائنز بھی جو ہیں وہاں بھی کام کر رہے ہیں, دے آر فلائنگ دوز ایئر لائنز آلسو. اور اب اگر دیکھیں اگر میں سنوں گی کہ جی پی آئی کے نا جعلی لائسنس والے پائلٹ ہیں تو میں تو بولوں گی بھائی میں نے پی آئی میں ٹریول نہیں کرنا دوسری جگہ. تو نہ صرف آپ کے ملک کی جگ ہزائی ہوگی, ادارے کی تو ہوئی, لیکن جو آپ قومی خزانے کو جو نقصان پہنچے گا اس بات کا, اور جو ہوا آپ نے دیکھا. اور اب مزے کی بات یہ ہے, اور مزے کی کیا افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ انٹرسٹڈ نہیں, جو ان کے پاس 2 مہینے اپیل کا ٹائم تھا انہوں نے اپیل ہی نہیں کی کہ نہیں جی وہ 2 ایک دفعہ جب وہ ریویو کرنے آتے ہیں تو ہم یہاں آ کے ان سے بات چیت کریں گے, شاید ہم بہتر سمجھا سکیں. اپنے فورم پہ لڑنا ہے اپنا مقدمہ. پھر میں صاحب ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ, میں ذرا یہی لے کے جاؤں کیپٹن بجرانی کی طرف. کیپٹن صاحب یہ ایاسا کا جو بین ہے, ہم جتنے بھی پائلٹ سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو اپیل کرنا چاہیے تھا, اور اگر پائلٹس کو یہ ذمہ داری سونپ دی جاتی تو ہم اس کو ریورس کرا سکتے تھے, کچھ بہتری لا سکتے تھے. کیا سمجھتے ہیں سول ایویشن اتھارٹی کیوں اس کو اپیل نہیں کر رہی, کیا وجہ ہے؟ جی آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. یہ اگر ہم سے رابطہ کیا جاتا, اور آپ کے پروگرام کے توقع دارا میں ریکویسٹ کر رہا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ ہمیں بھی آن بورڈ لیا جائے, بیکاز پاکستان کے اندر ایلپا از اونلی پروفیشنل باڈی. ٹھیک ہے, امریکن ایلپا نے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو خط بھی لکھا ہے, جی ہم نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اپروول لے کے ایف اے کو انوالو کر کے جو ایاسا کے ریزرویشنز ہیں ریگارڈنگ سیفٹی, چاہے وہ ایئر لائن کے اندر ہو یا چاہے وہ سول ایویشن کے اندر ہو, وہ پروفیشنلز کو انوالو کر کے وہ سارے پروگرام ٹھیک کر کے ریزرویشن دور کرا کے یہ بین ہٹ ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں موصول ہوا. اور جہاں اچھا یہ میں ابھی آپ کو لسٹ میں ایک اور بڑی شاکنگ بجرانی صاحب آپ کی آڈیو کا مسئلہ آ رہا ہے, پروڈیوسر ذرا بجرانی صاحب کی آڈیو فکس کیجئے, یا اگر آپ ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں. بجرانی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کو جی سر بولیے. یہ 15 بھی شامل ہیں. آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے, میں ذرا ہمایوں صاحب کی طرف یہ لے کے جاتی ہوں. ہمایوں صاحب ایاسا کا جو بین ہے, 6 مہینے کا جو بین لگا ہے, اس میں ورجن اٹلانٹک, برٹش ایئر ویز یہ پیسے بنانے لگے ہیں, کیا وجہ اپیل نہیں کی جا رہی اس پہ؟ آیاٹا کی ٹیم تو پاکستان آ نہیں چکی. ایاسا کی ٹیم جی ایاسا کا بین سر, آیاٹا کی ٹیم ایک آئی ہے نا جی پاکستان میں حال ہی میں پی آئی اے کا جائزہ لینے. سر یورپین سیفٹی والی جو ہے انہوں نے جو بین کیا ہے 6 مہینے کا, وہ میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ کوئی ٹیم آئی ہے. بجرانی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں میں آپ نے تو آیاٹا کا پوچھا تھا. آیاٹا کی ٹیم تو آئی ہے. سر ایاٹا کا آڈٹ ہوا, میں ایاسا کی. سر ایاسا میں ایاٹا کا تو آڈٹ ہوا نا, وہ بات نہیں, میں ایاسا کی بات کر رہی ہوں. اب یہ بجرانی صاحب بتائیں گے جی, ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا پروویژن ہے اس میں اپیل کرنے کا, اور کیا ایئر لائن کو کس طرح چلنا چاہیے. آئی ایم شیور وہ کر رہے ہوں گے. نہیں سر یہی تو بات ہے, سول ایویشن اتھارٹی. جی شرمیلا. ماریا, ایاسا میں جو اپیل کرنا تھا وہ 30 اگست تک ان کے پاس ٹائم تھا, انہوں نے اپیل نہیں کی. اور انہوں نے کہا کہ جناب ان کی ٹیم ہر 2 سال بعد یہاں وزٹ کرنے آتی ہے, تو جب یہاں پر آئیں گے تو ہم ان کو بہتر ایکسپلین کر سکیں گے اپنا پوائنٹ آف ویو. اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا, وہ ٹیم آنا چاہیے تھا اور کیا ہوا, اور رزلٹ اس کا کیا ہے. لیکن میرا کنٹینشن یہ ہے کہ دیکھیے جو ٹیم تو وہاں پر آتی ہے وہ ان کا ایک روٹین ہے کہ ہر 2 سال بعد وزٹ کرتی ہے, وہ تو آپ مقدمہ لڑیں, لیکن آپ کے پاس ایک فورم ہے اپیل کرنے کا آفیشلی, وہاں ان کو لڑنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو ان کو ایڈوائز کون کر رہا ہے, یا اس کو اس معاملے کو maybe perhaps there's a method to this madness. Could that be it? میرا تو خیال ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پی آئی اے برباد ہو جائے, مطلب اور تو کوئی ریزن نہیں ہے نا. پہلے اسمبلی سے بات کرنا, اور پھر آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے جگ ہزاری ہونا, نقصان ہونا. اب مجھے شبیر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد زبیر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی, کیونکہ یہ جو 2 ایئر لائنس کی بات ہو رہی ہے
उसमें एक वज़ीर साहब हैं जिनके फ्रंटमैन का कहा जा रहा है कि एक एयरलाइन के जो कोई राइट्स हैं वो उनके फ्रंटमैन के पास हैं, दैट्स वाई अपील नहीं की जा रही। उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन इस पर बात करेंगे, दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुबैर साहब, क्या वजह है, आपको क्या समझ आती है कि वर्जिन अटलांटिक पैसे बनाएगी, ब्रिटिश एयरवेज पैसे बनाएगी? अपील में हमने किया नहीं, हम अपील में गए नहीं, हमने कहा जी 2 साल का इंतजार करेंगे। इज देयर अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो चीज पहली जो है वो तो इनकॉम्पिटेंस है, शेयर इनकॉम्पिटेंस है। ये समझ बूझ ही ना किसी की हो तो उसको पहले आप ये कहें, ये इतने स्मार्ट नहीं है कि ये हर चीज किसी मकसद से करते हैं। ये जो अभी हम पहले बात कर रहे थे पार्लियामेंट में स्पीच देने, उससे तो कोई ताल्लुक नहीं था किसी चीज का। तो एक तो इनकॉम्पिटेंस है, और इतनी शदीद किस्म की इनकॉम्पिटेंस है कि जिसकी कोई उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो ये हम कहते हैं ना कि ये शायद इनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, खराब से खराब तर होगी, क्योंकि कॉम्पिटेंस है ही नहीं, कोई कैलिबर के बंदे रखे हुए नहीं है। हुमायूं अख्तर जैसे अच्छे लोगों को बाहर बिठाया हुआ है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये इन्होंने एक चीज तय कर ली तकरीबन सवा साल पहले, जो इमरान खान साहब को ये ब्रीफ किया था कि जी जब तक हम 2 नंबर काम नहीं करेंगे, पैसे तो बाकी नहीं बनाएंगे, तो हमारे अगली दफा हम कैसे इलेक्शन जीतेंगे? पिछली दफा तो हमें इधर उधर करके धक्के देके बनवा दिया था। इस वक्त कोरोना, मतलब आप सोचिए आज से 2-3 महीने पहले बिल्कुल होटल बेचने जा रहे थे, मतलब किसी की मंतक हो सकती है? पूरी दुनिया की वर्स्ट हिट सिटी बिल्कुल वो कोरोना से वो न्यूयॉर्क थी, वहाँ जा नहीं रहा। अब वक्त में आप मार्केट करने जा रहे हैं तो एक होटल, क्या कोई छोटी सी दुकान कोई खरीदने नहीं आएगा। बिल्कुल, तो अगर आएगा भी तो इतनी सस्ती प्राइस करने के लिए आएगा। तो बिल्कुल शेयर मैग्नेस है और 2 नंबर काम है। और इसका हुकूमत को, आपने जो कहा ना कि हमने अपील क्यों नहीं की, अब ये हम एक्सपेक्ट करते हैं ना हुकूमत एक्सप्लेन करेगी व्हाट वाज द डाउन साइड ऑफ अपीलिंग। ज्यादा ये इतना रिजेक्ट हो जाती है, बिल्कुल ठीक, हमें अपील ना करें। दिस इज द रीजन आई एम सेइंग। शर्मिला कह रही है हमको कुछ ऐड करना चाहिए। शर्मिला साहब, क्या आप कहना चाह रही हैं? आप कुछ कहना चाह रही हैं इसमें? नाज़र हमदानी साहब कौन है जिनको अब कहा जा रहा है कि हमदानी साहब की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि उनको पीएफ में जो है उन्होंने अपने ही जो एक स्टूडेंट था उसका जहाज़ गिरा दिया था। उनकी ट्रेनिंग इतनी है, उनको ये अर्ली अपनी सर्विस में कहा गया कि ही इज़ अनफिट फॉर सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस। हमदानी साहब वही हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि लिस्ट उन्होंने वज़ीर मौसूफ को दी और अब टेलर मेड एक पूरा जो है वो एडवर्टीजमेंट निकला है, क्योंकि वो पहले डेप्यूटी डीजी सीएए थे रेगुलेटरी, अब उनको जो है वो बनाया जा रहा है डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी। टेलर मेड, पहले एज जो है वो 57, 56, उसको मैनिपुलेट करके सिर्फ उस ऐड में नासिर हमदानी का नाम नहीं लिखा, लेकिन लग रहा है कि उनको ये सारा काम करने का जो है उसमें नवाजा जा रहा है। मैं ज़रा अगर सिर्फ बिजरानी साहब से ये पूछ लूँ, जो हमदानी साहब को नवाजा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जी, खबरें तो हमारे तक भी आ रही हैं, हम भी उसी तरह सुने, लेकिन अनलेस के कोई डॉक्यूमेंट हमारे सामने ना हो, I would not be able to comment on that. अच्छा, पहले मैं आपके पास आवाज नहीं आ रही थी, मैं आपसे बताना चाह रहा था कि इस लिस्ट में पायलट्स में 15 पायलट्स ऐसे हैं इन्होंने डाले हैं जो रिटायर हो चुके हैं और इनको लाइसेंस 80 और 90 की दिहाई में मिला है, और 80 की दिहाई में वो लोग थे जिन्होंने एमरेट्स से स्टार्ट किया। अगर ये जाली थे तो इसका मतलब कि जाली पायलट्स ने एमरेट्स से स्टार्ट की थी। बस ये जी सर, मुझे जी क्विकली आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट। जी क्विकली। जी मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये सारे इन्वेस्टिगेशन जो कराई है इसमें 5 लोग थे जिसको बोर्ड ऑफ इंक्वायरी। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी सर, आते हैं। एक बंदा, उसमें से एक बंदा भी एविएशन कंसर्न नहीं था। वो 5 कौन थे? एक मैरीटाइम का था, एक शिपिंग का था, एक आईटी का था, एक इंश्योरेंस कंपनी का था और एक एयर कमोडोर साहब थे। बिल्कुल ठीक जी। हमारे साहब पाल्पा को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। मैं एक एतराज करना चाहूंगा डॉक्टर मारिया, प्लीज सर। इतना बड़ा टीवी चैनल और इतनी एक्सपीरियंस एंकर, और मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि सुनी सुनाई बातों पे एक मेन स्ट्रीम चैनल पे लोगों पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं अनसब्सटेंशिएटेड। I want to voice my severe displeasure on this what I've heard today. ठीक,
सर एक तो ये कि इल्ज़ाम जो है वो शर्मिला साहिबा ने जो है वो बात की, उनके पास डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरा, अगर आप मुझे कहेंगे तो जो हमदानी साहब के बारे में जो अंदर डिपार्टमेंटल रिपोर्ट है, ये मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मेरे पास इस वक्त पूरी पड़ी है, आप कहेंगे तो व्हाट्सएप पे आपको भेज भी दूंगी। बैड रेपुटेशन इन पीएएफ। सर गुजारिश सुनिए ना, सर एक सेकंड, डेप्यूटेशन पे वो पीआईए पे आए, एक्टिंग चार्ज बिजरानी साहब पीआईए में किसी को डेप्यूटेशन पे मिलता है? सिर्फ हाँ या ना में इसका जवाब दे दीजिए। जी, ये डिटेल में कवानीन में तो मुझे नहीं पता, लेकिन शेर जंगल का बादशाह है, जहाँ मर्जी है उसको जहाँ मर्जी है, ठीक है जी। और ये सर बिजरानी साहब ने सबसे मुनासिब बात कही है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जी जो सर, इंचार्जेस सर आप कहेंगे तो मैं आपको सर आप कहेंगे तो मैं आपको आपकी तस्कीन के लिए, तसल्ली के लिए ये डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूंगी। कि जो डिपार्टमेंटल रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सर अगर एक बंदे की रेप्यूटेशन खराब हो और उसको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में जो है उसके बारे में ये कहा गया हो कि जी इसको जो है वेरी अर्ली ऑन एयर मार्क्ड एज बीइंग अनफिट फॉर सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस, कभी उसने बेस कमांड नहीं की, ठीक है, बैठ के लोगों पे इल्जामात लगा रहे हैं, नहीं सर ये रिपोर्ट है, आप कहेंगे भेज देती हूँ सर, यू कैन वॉइस योर कंसर्न, मैं आपको ये रिपोर्ट भेज दूंगी। जिम्मेदारी का जरा सबूत दिया करें। जी सर, जिम्मेदारी का सबूत है, उछालना चाहते हैं आप लोग। सर ये तो ना कहे, आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगी सारी, आप कहते हैं इसको डिनाई कर दीजिए। अगर आप ये आई स्टिक टू माय सर पगड़ी तब सर नहीं सर एक सेकंड जब इंटर डिपार्टमेंटल सारी जो है वो इंक्वायरीज आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की उसकी जरूरत नहीं होती। मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, एक बंदे की जो होती है उसके बहुत से लेवल जुबैर साहब लेवल की इंक्वायरी थी। जुबैर साहब इस वर्ड कह दिया कि इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है। सर इंक्वायरी फाइनल डिसीजन सर उनके पेरेंट सर उनको सारी जो है वो नवाजा जा रहा है, उनको मराद दिए जा रहे हैं। जुबैर साहब आज शाम एक टॉपिक आपने पकड़ा हुआ है, इट इज टोटल मड स्लिंगिंग। It is total mud slinging. आप कहेंगे आपके लिए it's mud slinging because you think that you are on the other side. मेरे सामने आप अगर शवाहिद पेश करें तो मैं मानूंगा। सर मैं शवाहिद आपको भिजवा दूंगी, आप देख लीजिए और आप खुद कंफर्म करा लीजिए। ठीक है, नहीं भिजवाती सर, नहीं भिजवाती सर, अगर आपको नहीं चाहिए नहीं भिजवाती। जुबैर साहब ये कोई बड़ी बात नहीं है फॉर हमायूं अख्तर साहब कि अगर एक आदमी का कहा गया कि जी ही इज बीन एयर मार्क्ड टू बी अनफिट फॉर सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस, डेप्यूटेशन पे आता है, फिर उसको जो है एडिशनल चार्ज भी दे दिया जाता है, एक्टिंग चार्ज, जो कि रूल्स में नहीं है कहीं। दिस इज नथिंग ग्रेव, इट्स नथिंग ऑफ ग्रेव कंसर्न। ये तो मैं हमायूं अख्तर आज पता नहीं इतने वो क्यों जोश में हैं और इतने नाराज हैं, वो मुझे पता है वो पूरा पीटीआई है कल के पीटी के हवाले। ये गलत बात हो रही है जी, दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट रिस्पांसिबल जर्नलिज्म। नहीं तो यार आप इतना ज्यादा हाइपर क्यों हुए थे? इतने सिंपल लोगों पे आप पगड़ी उछालते हैं बैठ के टीवी पे यार, पगड़ी आपके साथ कोई करे तो आपको कैसा लगेगा? आप हमें कह रहे हैं हमारे साथ आपने क्या क्या किया? आपके जो चैंपियन लीडर है इमरान खान साहब, वो करते क्या थे स्वाय पगड़ियां उछालने के? उनको आता क्या? और इसके अलावा आपको उनकी तकरीरें सुनाए, वो करते क्या थे? वो सिर्फ सिंपल 1 रुपए चीनी की कीमत बढ़ती थी ना, तो वो कहते थे ये करप्ट है, ये चोर है, डाकू है, इसकी कीमत बढ़ रही है। उनको आता क्या है? पीटीआई ने तो सब कुछ सिखाया है। और आप कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर कुछ कहा जाए, हमें क्या नहीं कहा जाता? चोर, डाकू, गद्दार, what else do you need? And consistently, without any logic, without any proof, कल आई ना टैक्स की रिपोर्ट, सबसे बड़े चोर और डाकू कौन निकले? सबसे बड़े टैक्स अवेडर्स कौन निकले? पीटीआई के, ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे बड़े आपके इमरान खान साहब है जो टैक्स अवेडर है, दूसरों की जेबों में हाथ डालते हैं और अपना टैक्स देते नहीं है, सबसे शहाना तरीके से घर में रहते हैं और टैक्स देते नहीं है। तो हमें आप कह रहे हैं कि ये हम इल्जाम लगाते हैं, आप हमें कैसे महसूस होगा? हमारे से तो पूछे हमारे। जुबैर साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर, छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद एपीसी का जो मामला है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगेन चाहे कहा जाए पूरे प्रूफ है मेरे पास, अगर आप कोई कहेगा मैं दे भी दूंगी। पीआई को तबाह करो, गलत लिस्टें जो है वो मिनिस्टर साहब को दो ताकि इजी प्राइवेटाइजेशन हो जाए और इसके लिए आपको जो है वो नवाजा जाएगा, आपको डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी बना दिया जाएगा जबकि आपकी काबिलियत भी नहीं है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल 20 सितंबर है, मच अवेटेड APC का दिन, और जिसका मकसद ये बताया जा रहा है कि हुकूमत से निजात अवाम के मफाद में जो है ये की जा रही है। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक से जो है वो एड्रेस करेंगे, खिताब करेंगे, और नवाज शरीफ साहब का कन्विक्शन के बाद ये पहला इस लेवल का जो है वो खिताब होगा। ये तो APC की बात हो रही है, कहा जा रहा है अवाम के लिए की जा रही है। अवाम जिनके बारे में बात की जाती है वो इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रा वो सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। उनकी अपनी करप्शनों को छुपाने वास्ते, अपनी करप्शन बचाने वास्ते अपने आप को बचा रहे हैं। अवाम का लूटा हुआ पैसा वो ये लोग बाहर ले गए, कोई छुपाया हुआ है जो वो देना नहीं चाह रहे, उनको तकलीफ़ हो रही है। कल तक ये एक दूसरे को रोडों पे घसीट रहे थे, आज ये APC बुला रहे हैं, आज ये भाई बन गए। APC से तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला भाईजान। वो अपोजिशन जो है वो तो अपने बस जो उसने काम किए हुए हैं, कारनामे किए हुए हैं, उनको बचाने के चक्कर में ये देखें जो परसों बिल पास हुए हैं, इनको देख लें। ये उनका क्या था कि हमारी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इस वगैरह को रोकने के लिए वो तो था। बाकी तो अपोजिशन से कोई तवक्को बंदे को नहीं रखनी चाहिए। जी गल ये है भी गरीब बंदा तो बहुत तंग है। गल ये है कि खान साहब ने बड़े वादे किए सी गरीबां लोगों वास्ते, लेकिन गल ये है भी मेरे वेखन तो आवाम सारी तंग है। खान साहब को गवर्नमेंट चलाने दें, अभी 2 साल हुए हैं, 2-2.5 साल हुए हैं, 5 साल पूरे करने दें। देखें अपोजिशन मेरी समझ में नहीं है, अपोजिशन है नहीं है पाकिस्तान। पोजीशन जो करता है आवाम के लिए तो नहीं करता, जाहिर बात है, वो तो अपने लिए करता है। अब आवाम जो करता है वो तो अपने लिए करता है, आवाम को सुनता वाला वो एक बंदा भी नहीं है। आवाम के लिए अभी तक आप बताएं इस मार्केट में महंगाई के हालात किसी ने अपोजिशन की है? आटा देख ले, चीनी देख ले, कोई चीज़ मिली है हमें यहाँ पर? अभी महंगाई से महंगाई हो रही है। कोई अभी तो इसमें बोला है आगे भी, चलो गरीब के लिए भी कोई बोल रहे, गरीब के लिए कोई नहीं बोलता। यहाँ पर सिर्फ अपनी सीटों के लिए बोल रहे हैं ये लोग। पार्लियामेंट का जो अपोजिशन पार्टी हो तो मतलब मुझे वो नज़र नहीं आ रहे थे को जो कल परसों जो बिल पास हुए हैं, ठीक है, इसमें मतलब 38 MNAs गैर हाज़िर रहे ना पोजीशन के। तो इसके सबको पता है कि क्या पोजीशन है, ये जो है ना इस पर मैं कठपुतली पोजीशन है। शर्मिला साहबा, अवाम के जज्बात जो हैं वो आपने सुन लिए। 12वीं APC गालिबन जो है हो रही है। कायरा साहब अब इसमें ये कह रहे हैं कि जी हमने पहली जो है ये इस तरह मुख्तलिफ, पहली से इस तरह मुख्तलिफ होगी कि पहली जो है वो राह दिखाने के लिए थी, वो कि बेचारे मौलाना साहब राह देखते रह गए। अलामिया जो साइन हुआ वो यही था कि हुकूमत से निजात के लिए जो है वो हम ये APC कर रहे हैं, मौलाना साहब वाली भी। अब ये मुख्तलिफ किस तरह होगी? हाउ इज़ दिस गोइंग टू बी डिफरेंट? देखिए मारिया, मैंने आपसे शुरुआत में एक बात की थी। मैंने कहा था कि देखिए APC हो ही इससे रही है क्योंकि जिस तरीके से ये मुल्क चलाया जा रहा है, जिस तरीके से आवाम को पीसा जा रहा है, चाहे आप बिजली, गैस, पानी, अद्वियात, चीनी, आटा, हर चीज, मतलब न ख्वाजा कश्मीर से लेके सऊदी अरेबिया तक आपकी फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, माशी पॉलिसी आपकी है नहीं। माजी से किस तरह मुख्तलिफ होंगी? देखिए माजी से इस तरीके से मुख्तलिफ होगी कि अब इस वक्त ये तय करना है कि इस हुकूमत से आगे किस तरीके से जाके छुटकारा पाना है। मजीद 3 साल इस हुकूमत के साथ इस तरीके से नहीं चल सकेंगे क्योंकि आपके पास ना कोई पॉलिसी है, ना कोई रिलीफ का प्लान है। अवाम पिस रही है। ये जो आप लोगों की बातें सुन रही है ना, अवाम जितनी बेजार और जितनी परेशान इन 2 सालों में मैंने अपनी जिंदगी में अब तक नहीं देखा है। मैं खुद परेशान। मतलब जो बिल हम देते थे 10,000 का, वो 15,000 का आता है। मतलब 1.5 गुना हर चीज की कीमतें जो हैं बढ़ गई और खर्चे बढ़ गए हैं, आमदनी उतनी। और देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपकी शायद एक प्रोग्राम में पहले भी ये बात की थी कि देखिए आम आदमी बेचारा किधर से गुजर बसर करे, किधर से करेगा? बच्चों की स्कूल फीस, बच्चों की हेल्थ की चीजें, तो देखिए ना। और आप मुझे एक बात बताइए, इस हुकूमत से जब भी आप बैठे बात करने के लिए, आपको आगे मिलेंगे ये चोर हैं, पिछले वाले चोर हैं, इनको पकड़ के हम लूट का पैसा लेकर आएंगे। आगे सुनते हैं। माज़रत के साथ मेरे साहबा, मैं जरा जुबैर साहब की तरफ भी चलती हूँ, लेकिन कोई रोड मैप जो है ना वो अभी भी नजर नहीं आ रहा है। बातें आपकी बिल्कुल ठीक अपनी जगह, बट रोड मैप नजर नहीं आ रहा। जुबैर साहब, डिस्पाइट PTI's पुअर परफॉर्मेंस, आपका जो नैरेटिव है वो अवाम में बिक नहीं रहा, अवाम उसको पजीराई नहीं दे रहे। आपसे भी ये सवाल है, ये माजी से मुख्तलिफ किस तरह होगा? अवाम आप पे अब यकीन करने को तैयार नहीं है।
मेरा ख्याल है ज़ुबैर साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप होगी। हमारे साहब की तरफ चलती हूँ। हमारे साहब, आपने देख लिया कि आपका नैरेटिव जो है, ठीक है, आपकी क्रिटिसिज्म हम भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अवाम जो है वो अपोजिशन का नैरेटिव बाय नहीं कर रहा। फिर अभी आपको एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी मिली है, फैटिफ का जो बिल्स का मसला हो, सेनेट चेयरमैन का मसला हो, आपको नज़र आया है कि अपोजिशन डिवाइडेड है। ऐसे में अब जो ये बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब अगर खिताब करते हैं तो आप उनको टीवी पे नहीं दिखाया जाएगा, पैमरा जो है वो हरकत में आएगा, क्या उससे क्या होगा? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब नेट पे देख लेंगे, सब फोन्स पे देख लेंगे। आप तो उनको ज़्यादा एक तरह से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको, उनके मौक़िफ़ को ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। डॉक्टर मारिया 2 मिनट अगर मौका दें तो मैं ज़रा इसमें, देखिए इसमें आप शुरू कीजिए कि आखिरी APC में क्या हुआ था। उस वक्त इशू ये है कि मौलाना साहब बहुत अरसे बाद उनकी पार्लियामेंट्स में, प्रोविंशियल असेंबलीज में वो रिप्रेजेंटेशन नहीं जो आमतौर पर हुआ करती थी, तो उनमें काफी डेस्परेशन है एक नया इलेक्शन ट्रिगर करके ताकि वो बेहतर कर सके। बाकी पार्टी अपने अपने मकासद, मैं नहीं समझता, शर्मिला साहबा बेहतर बताएंगी, कि पीपल पार्टी इस वक्त किसी सूरत में इंटरेस्टेड है कि सिंध की हुकूमत चली जाए, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में जितने इलेक्शन हुए हैं वफाक में और सूबों में इकट्ठा इलेक्शन हुआ है। नो कॉन्फिडेंस का आपका जो एक ऑप्शन है, आप तो अभी जब आपकी जॉइंट सेशन में मेजॉरिटी होनी चाहिए थी वो एस्टेब्लिश नहीं कर सके। वो आप अपने फॉरवर्ड ब्लॉक से संभालें, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक जब पार्टीज में ये होता है कि 80% लीडरशिप बाहर बैठी है और जो पाकिस्तान में हो वो बिल्कुल उस पे खामोशी तारी हो, तो उनके नतीजे यही निकलते हैं कि आप अपनी मेजॉरिटी जॉइंट सेशन में एस्टेब्लिश ही नहीं कर सके। तो मैं बिल्कुल समझता हूं कि इस APC का बिल्कुल वही नतीजा होगा जो पहले था ना। जहां तक बात रही नवाज शरीफ साहब की टीवी पे दिखाने की, देखिए मैंने इस पे, मुझे कोई ब्रीफिंग नहीं है इस पे, लेकिन मैं आपको अपना व्यू दे सकता हूं कि एक लीडर पार्टी के जो कॉन्विक्ट हैं, जिनको खास बेल मिली अदालत से और वो ECL से निकले और उनकी बेल अभी टर्मिनेट हो चुकी है और एक वारंट उनके लिए गया हुआ है और वो पाकिस्तान में तकरीरें करते फिरें, इसको जरा सोच लीजिए, इस पहलू को। ठीक, लेकिन अगेन उसमें मेरा ख्याल है आप उसको जब भी आप दबा रहे हैं, वो एक अपनी जगह, आपका मौक़िफ़ एक अपनी जगह, लेकिन जब आप दबा रहे हैं, सोशल मीडिया भी है, टेलीविजन पे ना भी दिखाएं, सोशल मीडिया है, फोन्स पे आ जाएगा, वो आप दबा नहीं सकते आवाज़ को, इससे उनको मजीद जो है उनका मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस बात से मैं मुतफिक हूँ, आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। राइट। ज़ुबैर साहब, ये बताइए कि एक तो मैं आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, कोई माजी की APC से मुख्तलिफ नहीं लग रही, कोई रोड मैप उस तरह जो है वो लग नहीं रहा। अगर कुछ बताना चाहें, अगर कोई ऐलानात हो रहे हैं, अब टेलीविज़न पे चल रहा था, सोर्सेज से लोग बता रहे हैं कि जी अलामिया में ये है कि बुज़दार साहब के लिए जो है वो नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, इस पर अगर बता सकें कुछ। देखें, पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को क्यों नहीं टीवी पर दिखाना चाहिए, आपके हुमायूं अख्तर की इत्तला के लिए बता दूं कि इमरान खान इश्तहारी थे, 2-2.5 साल तक इश्तहारी थे। अब पनामा का जब केस हो रहा था तो धड़ल्ले से सुप्रीम कोर्ट भी आते थे, उस वक्त भी वो थे, इश्तहारी थे। तो और ये अगर कोई लॉ पाकिस्तान का कोड करते हैं जिसमें ये लिखा हुआ हो कि जी इस शख्स को नहीं दिखाया जाएगा, और इनके जो अजीम लीडर है ना, सबसे बड़े अजीम लीडर हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, गद्दारी के केस में उनको सजा अनाउंस हुई थी, गद्दारी के केस, छोटे बड़े केस में नहीं। उनको तो ये खड़े होकर सलूट मारते थे जब वो तकरीर करते थे, अभी भी दिखा रहे थे थोड़े दिन पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं था किसी को। वो स्वालत मिर्जा को सुबह फांसी होनी थी, लाइव चल रहा था, पूरे नेटवर्क पर लाइव चल रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ सियासी है, सियासी खौफ है, मियां नवाज शरीफ का खौफ है। अगर खौफ, भाई सियासत करें ना, मुकाबला करें। मरियम नवाज से इतना डरते हैं यार, बड़े शेर बन के फिरते हैं कि जी हम पता नहीं कितनी हम सियासत जानते हैं। शेख रशीद 50 साल हो गए, आए ना, एक लड़की से इतना डरते हैं, एक नहती लड़की से इतना डरते हैं। मतलब कोई लिमिट होती है किसी, सियासत करें ना, कहें कि ठीक है, वी एक्सेप्ट द चैलेंज, लेट मियां नवाज शरीफ रीच द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम उसका रिस्पॉन्स सियासी तौर पर करेंगे। और देखें, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, पहले की तरह की APC नहीं है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ APC है, इसमें सख्त फैसले भी होंगे और इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत के
बिगिनिंग ऑफ द एंड है कल से इंशाल्लाह ताला। जुबैर साहब, इसी से रिलेटेड मुझे बताइए, क्योंकि 22 तारीख को नवाज शरीफ साहब को पेश भी होना है, बकौल हुकूमत के एम्बेसी को लेटर चला गया है, क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या कोर्ट्स, ब्रिटिश कोर्ट्स का जो है वहाँ पे उन पे दस्तक देंगे, क्या होने जा रहा है, अगर उस बारे में बता दीजिए। इस वक्त तो इमरान खान और पूरी जमात जो है ना वो तो दुआएं कर रही है, सजदे कर रही है कि खुदा के लिए कहीं नवाज शरीफ वापस ना जाए। अगर आधे घंटे की तकरीर बर्दाश्त नहीं हो सकती, आधे घंटे की या 20 मिनट की, तो आप सोचें कि वो वापस आ जाएंगे तो इनके लिए कितना मुश्किल होगा। और मैंने तो बड़ा सिंपल सा सजेशन दिया है कि बनी गाला में तमाम अतराफ में सारे टेलीविजन सेट्स बंद कर दें, कानों में वो लगा लें, रुइयां लगा लें, जो भी होता है जिससे आपकी आवाज नहीं आती, और ताकि आपको ये ना कहीं ऐसी आवाज ना आ जाए कि जहां मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम की धड़कनों में पहुंच सके। तो ये कोई हल नहीं होता, ये फैसिस्ट स्टेट की निशानी होती है। सर वो मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, क्योंकि नहीं दब सकता ना सर, सोशल मीडिया का दौर है, दब नहीं सकता। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या टीवी पर नहीं सर, मैं ये बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ दबाना चाहें भी तो दबा नहीं सकते ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये पूछना चाह रही थी कि 22 को जो पेश होना है और जो ये बात की जा रही है, इश्तिहारी है, वो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। उनका मतलब जाहिर सी बात है, उनके खिलाफ जितने भी केसेस बने, जितने भी फैसले आए हैं जो उनके खिलाफ आए हैं, वो बिल्कुल उसमें सारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शामिल है। बकौल सुप्रीम कोर्ट के अभी जो सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है शाहिद खाकान अब्बासी के, उन्होंने क्या कहा फैसले में कि ये हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं इसलिए केस बना है। तो जहां जिस जगह इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे तो वो 2018 में यही मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान। जुबैर साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट। हमायूं साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शर्मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कल APC है, क्या होगा, क्या होने जा रहा है, माजी की APCs जैसी होगी या मुख्तलिफ होगी जैसे कि अपोजिशन दावा कर रही है। अवाम क्या कह रहे हैं हमने आपको सुना दिया, अवाम की कुछ ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। खैर, आपको अपडेटेड रखेंगे। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।